8.1 परिचय। सरल शब्दों में शक्ति का तात्पर्य किसी व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे व्यक्ति या समूह के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता से है। टावनी 1931-229 शक्ति को किसी व्यक्ति या समूह की दूसरों के आचरण को वांछित रूप देने और अपने स्वयं के आचरण में अवांछित संशोधनों को रोकने की क्षमता के रूप में परिभाषित करता है। सत्ता लोगों के बीच अधीनता और सर्वोच्चता का संबंध स्थापित करती है। सामाजिक वैज्ञानिक, विशेष रूप से समाजशास्त्री, सामाजिक संबंधों में शक्ति गतिशीलता के परिणामों का अध्ययन करने में रुचि रखते हैं। यह इकाई समाजशास्त्रीय लेखन में प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालते हुए शक्ति के अर्थ और अवधारणा की पड़ताल करती है। विभिन्न शक्ति आयामों पर 6 समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण की संक्षिप्त समीक्षा की गई है। इसके बाद परस्पर विरोधी संदर्भों में शक्ति अभिव्यक्ति पर चर्चा की गई है। अभिजात वर्ग बनाम स्थानीय समुदाय। 8.2 शक्ति की अवधारणा। सत्ता में हमेशा कम से कम 2 अभिनेताओं के बीच एक सामाजिक संबंध शामिल होता है और यह केवल एक व्यक्ति का गुण नहीं हो सकता। यह कहना कि किसी व्यक्ति के पास शक्ति है, यह निर्दिष्ट किए बिना अर्थहीन है कि इस शक्ति का प्रयोग किसके ऊपर किया जाता है। शक्ति संपन्न व्यक्ति या समूह अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। सत्ता के अधीन लोगों के विरोध या अवज्ञा के परिणामस्वरूप सजा हो सकती है। शक्ति रिश्तों में विषमता पैदा करती है, जिनके पास सीमित संसाधनों जैसे वित्तीय नियंत्रण, स्वामित्व या उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण और या वितरण तक अधिक पहुंच होती है। वे ऐसे संसाधनों की कमी वाले लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। किसी की इच्छा थोपने के लिए प्रतिबंधों का उपयोग शक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो इसे मात्र प्रभाव से अलग करता है। कोसर 1982 ने समाजशास्त्र में शक्ति के बारे में सोचने के 2 मुख्य तरीके बताए। पहला, व्यक्ति शक्ति को एक व्यक्ति या समूह, अभिनेता ए के रूप में देखता है, जो अपनी इच्छा दूसरे व्यक्ति या समूह, अभिनेता बी पर थोपता है, भले ही बी विरोध करता हो। यह विचार मैक्स वेबर के कार्यों में देखा जाता है। दूसरा दृष्टिकोण शक्ति को एक संसाधन के रूप में देखता है, जो समूहों के पास है। वे इसका उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने लाभ के लिए करते हैं। यहाँ शक्ति को एक सामूहिक उपकरण के रूप में देखा जाता है। यह अवधारणा टैलकॉट पार्सन से जुड़ी है। अब 2 महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। कुछ लोगों के पास शक्ति क्यों है जबकि अन्य के पास नहीं? और कुछ लोग आदेश क्यों देते हैं जबकि अन्य उसका पालन करते हैं? प्रारंभ में हम सोच सकते हैं कि यह शारीरिक ताकत के बारे में है। मजबूत व्यक्ति के पास शक्ति होती है और वह आदेश देता है, जबकि कमजोर व्यक्ति के पास शक्ति का अभाव होता है और वह आज्ञा का पालन करता है। हालांकि यह हमेशा सच नहीं होता है। यह सुझाव दिया गया है कि संसाधनों में असमानता शक्ति में असमानता को जन्म देती है। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र में संसाधन समान रूप से संतुलित होते, तो 2 पक्षों के बीच कोई शक्ति अंतर नहीं होता। इन प्रश्नों के उत्तर अधिक जटिल है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि शक्तिशाली आदेश का पालन क्यों किया जाता है और आज्ञाकारी आज्ञा मानने के लिए बाध्य क्यों महसूस करते हैं। गेर्थ और मिल्स 1953 कहते हैं कि शक्ति मूलतः वह संभावना है कि एक व्यक्ति वैसा ही कार्य करेगा जैसा दूसरा व्यक्ति चाहता है। आज्ञाकारिता भय, लाभ की तर्कसंगत गणना, अन्यथा करने के लिए ऊर्जा की कमी, वफादारी या अन्य कारणों से उत्पन्न हो सकती है। डेनिस रोंग 1968-679 आगे स्पष्ट करते हैं, यदि एक अभिनेता को शक्तिशाली माना जाता है, वह जानता है कि अन्य लोग इस विश्वास को रखते हैं, इसे प्रोत्साहित करते हैं, और जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं, उन्हें हस्तक्षेप करके या दंडित करके इस पर कार्य करते हैं, तो उसके पास वास्तव में शक्ति है।
समान लक्ष्यों या हितों के बिना एक असंगठित समूह जो शक्ति का प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं है, को शक्तिशाली नहीं माना जाता है। सत्ता में रहने वाले लोग अक्सर शक्तिहीनों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने आने से रोकते हैं और शक्तिहीनों की ओर से उपेक्षा की शिकायतों से बच सकते हैं। इस बिंदु पर संबंधित विचारों से शक्ति को अलग करना महत्वपूर्ण है। शक्ति और अधिकार। 102। जब सत्ता को वैधता या औचित्य प्राप्त हो जाता है तो उसे प्राधिकार के रूप में मान्यता दी जाती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्राधिकार में स्वैच्छिक आज्ञाकारिता शामिल है। उदाहरण के लिए, एक वरिष्ठ नौकरशाह दूसरों को आदेश दे सकता है या उन पर नियंत्रण रख सकता है। ऐसे परिदृश्य पर विचार करें जहां एक वरिष्ठ नौकरशाह अधीनस्थों को कार्य सौंपता है और कुछ को दूसरे शहर में स्थानांतरित भी कर सकता है। यह संभव है क्योंकि नौकरशाह के पास सरकारी ढांचे में उनकी स्थिति और स्थिति के आधार पर ऐसा करने का अधिकार है। औपचारिक संगठनों में प्राधिकार को संगठन के नियमों और कानूनों के माध्यम से स्पष्ट रूप से परिभाषित और प्रशासित किया जाता है। यह समझना आवश्यक है कि अधिकार का प्रयोग आवश्यक रूप से आदेश देने वाले व्यक्ति की श्रेष्ठता को नहीं दर्शाता है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक उस स्कूल प्रिंसिपल की तुलना में अधिक जानकार विद्वान हो सकता है जो उन्हें बर्खास्त कर देता है। प्रिंसिपल केवल अपने पद में निहित अधिकार के कारण ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं जो उन्हें एक शिक्षक को निलंबित करने की अनुमति देता है। इसलिए औपचारिक संगठनों में शक्ति का प्रयोग संस्थागत प्राधिकार के रूप में और अनौपचारिक संगठनों में संस्थागत शक्ति के रूप में किया जा सकता है। शक्ति और प्रतिष्ठा। रॉस 1916 ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शक्ति कहाँ स्थित है, इसकी प्रतिष्ठा का पता लगाया जा सकता है। विचार यह है कि जिस वर्ग के पास अधिक प्रतिष्ठा होती है उसके पास अधिक शक्ति होती है। इसलिए शक्ति के स्रोत के रूप में प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि प्रतिष्ठा को शक्ति के साथ न जोड़ा जाए, क्योंकि प्रतिष्ठा हमेशा शक्ति के साथ नहीं आती है। मूलतः शक्ति प्रतिष्ठा की नींव बन जाती है। शक्ति होने का मतलब प्रतिष्ठा होना है, लेकिन प्रतिष्ठा होने का मतलब शक्ति होना जरूरी नहीं है। शक्ति और प्रभाव। सत्ता और प्रभाव के बीच एक मजबूत संबंध है। शक्ति आज्ञाकारिता और समर्पण पर निर्भर करती है, जिसे अक्सर प्रतिबंधों के माध्यम से लागू किया जाता है। इसके विपरीत प्रभाव दबाव के बजाय अनुनय के माध्यम से संचालित होता है और इसमें आवश्यक रूप से प्रतिबंधों या दंड का उपयोग शामिल नहीं होता है। प्रभाव शक्ति के बिना भी मौजूद हो सकता है, जैसा कि न्यूटन जैसी शख्सियतों में देखा गया है, जिनके पास प्रभाव था लेकिन शक्ति नहीं। एक पुलिस अधिकारी के पास महत्वपूर्ण प्रभाव के बिना भी शक्ति हो सकती है। इसके विपरीत प्रधानमंत्री आमतौर पर शक्ति और प्रभाव दोनों रखते हैं। शक्ति और प्रभुत्व। शक्ति अंतरसमूह संबंधों में प्रकट होती है और औपचारिक संगठनों के भीतर स्थिति से जुड़ी होती है। हालांकि प्रभुत्व किसी के व्यक्तित्व से जुड़ा होता है और इसे एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा के रूप में देखा जा सकता है। शक्ति सामाजिक संरचना से जुड़ी हुई है, जो इसे एक समाजशास्त्रीय अवधारणा बनाती है। बिरस्टेड 1982। 8.3 सैद्धांतिक विचार। शक्ति के संबंध में मुख्य सैद्धांतिक पहलू दो प्रमुख तत्वों पर केंद्रित है। लक्ष्यों को प्राप्त करने की इसकी क्षमता, शक्ति को प्रभुत्व के बराबर मानना, किसी पर शक्ति का प्रयोग करने की रणनीति शामिल करना, और एकजुटता और सामूहिक स्वायत्तता बनाने की इसकी क्षमता, सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक कार्रवाई को आगे बढ़ाने के व्यापक ढांचे के भीतर शक्ति को समझना। यह खंड सत्ता पर प्रमुख समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों की पड़ताल करता है। मैक्स वेबर, शक्ति और प्रभुत्व। वेबर 1914
1920 एक सामान्य अवधारणा के रूप में शक्ति, मैच और एक विशिष्ट घटना के रूप में वर्चस्व, हेरशाफ्ट के बीच अंतर करते हैं। शक्ति को एक अभिनेता की सामाजिक रिश्ते में प्रतिरोध की स्थिति में भी अपनी इच्छा दूसरे पर थोपने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। विशेष रूप से शक्ति की डिग्री उस व्यक्ति की अधीनता की प्रकृति पर निर्भर करती है जिस पर इसका प्रयोग किया जाता है। सरल शब्दों में, शक्ति तब अधिक होती है जब धारक की इच्छा के अधीन होने की संभावना अधिक होती है। किसी व्यक्ति की शक्ति का माप उस इच्छा को लागू करने के विशिष्ट आधार या कारणों की परवाह किए बिना अपनी इच्छा थोपने की संभावनाओं पर आधारित होता है। स्कॉट 1996-22 बताते हैं कि शक्ति कार्यों के माध्यम से चीजों को प्राप्त करने की क्षमता है। यह क्षमता आकस्मिक परिस्थितियों जैसे शारीरिक शक्ति होना या विशेष जानकारी होना और संरचनात्मक अवसरों जैसे समाज में संसाधनों के वितरण में परिवर्तन दोनों पर निर्भर करती है। प्रभुत्व या हेरशाफ्ट में एक हेर या मास्टर की उपस्थिति शामिल होती है। शक्ति और वर्चस्व के बीच मुख्य अंतर इस तथ्य में निहित है कि शक्ति में आवश्यक रूप से आदेश देने का अधिकार और पालन करने का कर्तव्य शामिल नहीं है, जबकि वर्चस्व का तात्पर्य स्वेच्छा से आज्ञाकारिता प्राप्त करने की संभावना है। प्रभुत्व दो प्रकार का होता है। पहले प्रकार में किसी के हितों की तर्कसंगत और रणनीतिक खोज शामिल है। इस प्रकार के प्रभुत्व का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अक्सर अधीनस्थों को आश्वस्त करता है कि प्रमुख व्यक्ति को वह करने की अनुमति देकर उनके हितों की पूर्ति की जा रही है जो वे कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एकाधिकार खुदरा दुकान पर सामान बेचने वाली छोटी कंपनियां खुद को खुदरा विक्रेता की शक्ति के अधीन कर सकती हैं, क्योंकि उनकी आजीविका खुदरा विक्रेता की सद्भावना पर निर्भर करती है। दूसरे प्रकार का प्रभुत्व प्राधिकार के माध्यम से होता है। इस मामले में एक व्यक्ति या समूह प्रभुत्व का प्रयोग करता है क्योंकि इसे अधिकार के रूप में वैध किया जाता है। जो लोग इस प्रकार के प्रभुत्व के अधीन होते हैं, वे प्रभुत्वशाली व्यक्तियों के आदेशों और मांगों को अपने व्यवहार के आधार के रूप में स्वीकार करते हैं। बॉक्स 8.1 शक्ति और नियंत्रण। वेबर ने विशिष्ट प्रकार की शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें स्थायी संबंध शामिल है। इस संरचित शक्ति को वर्चस्व के रूप में संदर्भित किया गया है। इस शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब शक्ति को युक्तिकरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से अलग-अलग रूपों में व्यवस्थित किया जाता है। पहले रीति-रिवाज और आदत से तय होने वाले शक्ति संबंध अधिक सुविचारित सामाजिक व्यवहार बन गए थे। कार्रवाइयों को तर्कसंगत बनाने में अचेतन प्रथागत पैटर्न को स्वहित और अंतिम मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरित कार्यों से बदलना शामिल है। वेबर युक्तिकरण के दो रूपों को इंगित करता है, वाद्य युक्तिकरण और मूल्य युक्तिकरण। वाद्य युक्तिकरण प्रथागत सामाजिक आदेशों को समीचीनता की गणना द्वारा कायम आदेशों में बदल देता है। इस बीच मूल्य युक्तिकरण के माध्यम से ये आदेश वैधता की अवधारणा द्वारा कायम संरचनाओं में विकसित होते हैं। वेबर 30, स्कॉट 1996 में उद्धृत 22 से 23। इस प्रकार के नियंत्रण में शक्ति इस संभावना से आती है कि आदेशों का पालन किया जाएगा। इसके अलावा वेबर ने प्राधिकरण को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया: तर्कसंगत कानूनी प्राधिकरण, मानदंडों, विनियमों और कार्यालय की वैधता के आधार पर पारंपरिक प्राधिकार, लंबे समय से चली आ रही परंपराओं की पवित्रता और सत्ता में बैठे लोगों की वैधता में विश्वास में निहित, और करिश्माई अधिकार, किसी व्यक्ति की पवित्र, वीर शक्ति या अनुकरणीय चरित्र के प्रति समर्पण पर निर्मित होता है, जैसे कि धार्मिक नेताओं का अधिकार। एरोन 1967 देखें। वर्ग और शक्ति पर कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हुए वह वर्ग और वर्ग संघर्ष पर अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं। मार्क्स पूंजीवादी समाज में 2 वर्गों की पहचान करते हैं: पूंजीपति शासक वर्ग और सर्वहारा श्रमिक वर्ग।
मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग सत्ता रखता है और पूंजीपति वर्ग से आज्ञाकारिता का आदेश देता है। पूंजीपति वर्ग की शक्ति पूंजी, सैन्य बल और विचारों के उत्पादन पर नियंत्रण पर आधारित है। आधुनिक पूंजीवादी समाजों में आर्थिक हितों के स्पष्ट विचलन के कारण इन वर्गों के बीच संघर्ष अधिक स्पष्ट है। पूंजीवाद एक चरम पर धन और दूसरे पर गरीबी को केंद्रित करके मध्यवर्ती सामाजिक स्तर को समाप्त करके वर्ग ध्रुवीकरण को तेज करता है। सर्वहारा वर्ग शासक वर्ग के लिए पूंजी बढ़ाने का प्रयास करता है, जिसके परिणामस्वरूप एक शोषणकारी संबंध बनता है, जहां शासक वर्ग को सर्वहारा वर्ग के दिहाड़ी मजदूरों की कीमत पर लाभ मिलता है। बॉटोमोर 1964, 24 से 25। श्रमिक अमीरों पूंजीपति वर्ग के लिए सामान बनाते हैं और इसके लिए उन्हें मजदूरी मिलती है। वेतन केवल बुनियादी जरूरतों के लिए ही पर्याप्त है। श्रमिक जो कमाते हैं उसका मूल्य उनकी मजदूरी से कहीं अधिक है और शासक वर्ग इस अतिरिक्त मूल्य को अपने पास रखता है। मजदूर वर्ग हमेशा बेहतर वेतन और कार्य स्थितियों के लिए संघर्ष कर रहा है। सबसे पहले यह लड़ाई संगठित नहीं थी और अच्छी तरह से काम नहीं कर पाई, लेकिन आधुनिक कारखानों के साथ श्रमिकों ने अपने अधिकारों के लिए राजनीतिक रूप से संगठित होना शुरू कर दिया। मार्क्स सोचता है कि एक दिन मजदूर वर्ग अमीरों को उखाड़ फेंकेगा और उनके नियंत्रण से मुक्त हो जाएगा। इसके बाद रॉबर्ट मिशेल्स अल्पतंत्र के लौह कानून के बारे में बात करते हैं। उनका मानना है कि सत्ता की चाहत इंसान में स्वाभाविक है। जिनके पास शक्ति है वे इसे रखना चाहते हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र को संगठन की जरूरत है, लेकिन इससे कुछ लोगों कुलीन तंत्र का शासन हो जाता है। कुछ लोगों द्वारा शासन करने की यह प्रवृत्ति कुलीन तंत्र का लौह कानून है। मिशेल इस बात से सहमत है कि लोकतांत्रिक आंदोलनों को अक्सर समान समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे वापस आती रहती है। उनका मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग दमनकारी कुलीन तंत्र को उखाड़ फेंकते हैं। मिशेल्स का तर्क है कि किसी भी संगठन में, भले ही वह लोकतंत्र के रूप में शुरू हुआ हो, समय के साथ यह एक कुलीन तंत्र बन जाएगा। उन्हें यकीन है कि लोग चाहते हैं कि नेता राजनीति संभाले क्योंकि वे उस क्षेत्र में खुद को अक्षम महसूस करते हैं। कुलीन तंत्र नेतृत्व को स्थिर रखते हैं और लोग केवल इसलिए विद्रोह नहीं करते क्योंकि परिस्थितियां खराब है। जब उन्हें एहसास होता है कि हालात कितने खराब है तो वे विद्रोह कर देते हैं, लेकिन अक्सर इन विद्रोहों को दबा दिया जाता है। मिशेल का तर्क है कि व्यक्तियों पर छोटे शक्तिशाली समूहों कुलीन तंत्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को समझना महत्वपूर्ण है। उनका सुझाव है कि विकेंद्रीकरण से व्यक्तियों को अधिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है या आम लोगों की शक्ति में वृद्धि नहीं होती है। इसके बजाय यह अक्सर कमजोर नेताओं के लिए मजबूत नेताओं के नियंत्रण से बचने का एक उपकरण बन जाता है। हालांकि ये कमजोर नेता अपने विशिष्ट क्षेत्रों में अपना स्वयं का केंद्रीकृत अधिकार स्थापित कर सकते हैं। एक कुलीन तंत्र से कई छोटे वर्गों में इस बदलाव के परिणामस्वरूप प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र में शक्तिशाली हो गया है। मिशेल जनता के बीच स्वतंत्र जांच, आलोचना और नेताओं पर नियंत्रण की भावना को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। ये पहलू लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि 1987 में ज़िटलिन ने बताया था। स्टीवन ल्यूक्स, पावर एंड ह्यूमन एजेंसी। ल्यूक का तर्क है कि सारी शक्ति व्यक्तियों या लोगों के समूहों से आती है। आमतौर पर इन व्यक्तियों या समूहों के सामने विभिन्न विकल्प होते हैं और वे अपनी इच्छाओं और विश्वासों के आधार पर अपने कार्यों का निर्णय लेते हैं। जब मानव एजेंट स्वेच्छा से कार्य करते हैं तो वे अपनी विशिष्ट क्षमताओं का उपयोग कर रहे होते हैं जो उन कारणों से प्रेरित होते हैं
जो उनके कार्यों को उचित ठहराते हैं। ल्यूक इस बात पर जोर देते हैं कि कार्रवाई के समय एजेंट के पास अलग अलग विकल्प चुनने की क्षमता होती है, उनके पास कार्य करने या न करने की स्वतंत्रता और अवसर होता है। संक्षेप में, कार्य करने या न करने के बीच खुलेपन की संभावना है। कोई भी बाहरी परिस्थिति एजेंट को किसी विशेष तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करती, इसके बजाय एजेंट को चुनने की स्वतंत्रता है। इस दृष्टिकोण से दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, शक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के पास अलग तरीके से कार्य करने का विकल्प या विकल्प था, और दूसरा, जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है उनके पास भी उस शक्ति को मानते हुए अलग तरीके से कार्य करने का विकल्प या विकल्प था। उन पर थोपा नहीं गया था। लूकर का सुझाव है कि सत्ता कुछ सीमाओं के भीतर संचालित होती है, लेकिन कुछ हद तक स्वायत्तता की अनुमति देती है। अभिनेता इन सीमाओं के भीतर स्वतंत्र रूप से और अलग ढंग से कार्य कर सकते हैं। संपूर्ण संरचनात्मक नियतिवाद और बाधाएं शक्ति की संभावना को खत्म कर देती है, जैसा कि एक नियोक्ता द्वारा लागत में कटौती करने के लिए कर्मचारियों की छंटनी करने और एक सरकारी परिसमापक द्वारा एक कंपनी को दिवालिया घोषित करने के उदाहरण में देखा गया है। लूकर का तर्क है कि सामाजिक जीवन शक्ति और संरचना की एक द्वंद्वात्मकता है, जो एजेंटों को निर्धारित सीमा के भीतर विकल्प प्रदान करती है। एंथोनी गिडिन्स, निर्भरता और प्रभुत्व के रूप में शक्ति। एंथोनी गिडिन्स सत्ता को प्रभुत्व के संदर्भ में देखते हैं। वह व्यापक अर्थ में शक्ति, मानव एजेंसी की परिवर्तनकारी क्षमता और संकीर्ण अर्थ में शक्ति के बीच अंतर करता है, जो संबंधपरक है। व्यापक इंद्रिय शक्ति किसी व्यक्ति की सीधे परिवर्तन लाने की क्षमता को संदर्भित करती है, जबकि संकीर्ण इंद्रिय शक्ति परिणामों के लिए दूसरों की एजेंसी पर निर्भर करती है। गिडेन्स इस बात पर जोर देते हैं कि अंतर एजेंसी में निहित है, जहां व्यापक अर्थ शक्ति किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष प्रभाव पर आधारित होती है और संकीर्ण इंद्रिय शक्ति दूसरों पर निर्भर होने पर परिणामों को प्रभावित करने पर आधारित होती है। स्टीवर्ट 2001। संकीर्ण अर्थ में शक्ति का अर्थ दूसरों पर भरोसा करना और किसी व्यक्ति की उन्हें प्रभावित करने की क्षमता है। इसमें सत्ता संभालने वाले व्यक्ति का प्रभुत्व और उसके नियंत्रण में दूसरों का अनुपालन शामिल है। गिडेन्स 1976 111 के अनुसार शक्ति का तात्पर्य प्रभुत्व से है। गिडेन्स की शक्ति का मूल विचार संघर्षों और अधीनता में संसाधनों या क्षमताओं को प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के इर्दगिर्द घूमता है। जैसा कि वह कहते हैं, 1976 111 शक्ति व्यापक या सीमित अर्थ में क्षमताओं को संदर्भित करती है। अर्थ के संचार के विपरीत, शक्ति केवल तभी अस्तित्व में नहीं रहती जब उसका प्रयोग किया जाता है। इसे भविष्य में उपयोग के लिए भंडारित भी किया जा सकता है। गिडेन्स 1984 ने बाद में सुझाव दिया कि वर्चस्व की संरचनाओं का पुनरुत्पादन शक्ति उत्पन्न करता है। इसलिए शक्ति संसाधनों के वितरण और व्यक्तियों द्वारा उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने पर निर्भर करती है। गिडेन्स का तर्क है कि हर किसी में वास्तविक परिस्थितियों में शक्ति का प्रयोग करने की क्षमता होती है। अधीनस्थ स्थिति में भी एक व्यक्ति पूरी तरह से निर्भर नहीं होता है और अक्सर कुछ हद तक सिस्टम पुनरुत्पादन की स्थितियों को नियंत्रित कर सकता है। गिडेन्स 1982-32। वह इस बात पर जोर देते हैं कि शक्ति हमेशा दमनकारी नहीं होती है, बल्कि इसे परिणाम प्राप्त करने की क्षमता के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जाता है। सत्ता वर्चस्व संरचनाओं के व्यापक ढांचे के भीतर सामाजिक पुनरुत्पादन प्रक्रियाओं में सुचारू रूप से काम करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शक्ति की कमी के बावजूद यह स्वतंत्रता या मुक्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में काम कर सकता है। माइकल फौकॉल्ट, प्रभुत्व के रूप में शक्ति। माइकल फौकॉल्ट सत्ता को वर्चस्व के रूप में देखते हैं, इसकी वैचारिक, पद्धतिगत और राजनीतिक रूप से जांच करते हैं।
वह वर्चस्व के संदर्भ में आधुनिक और शास्त्रीय शक्ति के बीच अंतर करते हैं। आधुनिक रूप अनुशासनात्मक शक्ति पूर्वाधुनिक संप्रभु शक्ति से बिल्कुल अलग है। अनुशासनात्मक शक्ति वर्चस्व की एक समकालीन पद्धति, निरंतर और व्यापक है। इसके विपरीत संप्रभु शक्ति छिटपुट होती है, स्थिर नहीं और इसका सामाजिक प्रभाव सीमित होता है। इसके अलावा अनुशासनात्मक वर्चस्व राजनीतिक तर्कसंगतताओं और सत्ता की प्रौद्योगिकियों के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है जो अपरिहार्य लगते हैं। इसके विपरीत संप्रभुता निषेध पर निर्भर करती है और यदि वह विफल हो जाती है तो अस्वीकार्य माने जाने वाले कार्यों के लिए दंड का प्रावधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनुशासनात्मक मॉडल में व्यक्तिपरकीकरण के माध्यम से अभिनेताओं को एक विशिष्ट आकार दिया जाता है जो नियंत्रण और निर्भरता का संकेत देता है। इसके विपरीत संप्रभुता मॉडल इसमें शामिल अभिनेताओं की अंतर्निहित प्रकृति पर आधारित है। स्टीवर्ट 2001 फौकॉल्ट 1982-212 के शब्दों में वह कहते हैं कि आधुनिक शक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जाता है, व्यक्तियों को वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें अपनी विशिष्टता के साथ चिह्नित किया जाता है। यह उन्हें उनकी पहचान से जोड़ता है और एक सच्चाई थोपता है जिसे उन्हें स्वीकार करना चाहिए, दूसरों द्वारा पहचाना जाना चाहिए। इस प्रकार की शक्ति व्यक्तियों को विषयों में बदल देती है। विषय के दो अर्थ होते हैं, किसी और के नियंत्रण में होना और विवेक या आत्मज्ञान के माध्यम से अपनी स्वयं की पहचान से बंधा होना। दोनों अर्थ शक्ति का एक रूप दर्शाते हैं जो व्यक्ति को वश में करता है और उसे अपने अधीन बनाता है। फौकॉल्ट के अनुसार आधुनिक शक्ति का परिभाषित मानदंड सत्य का नियम है। इसके अतिरिक्त आधुनिक शक्ति वर्चस्व, पदानुक्रम, विषमता और नियंत्रण के संबंधों पर बनी है। फौकॉल्ट का तर्क है कि वर्चस्व के नए रूप उभर रहे हैं और उनका मानना है कि व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर मुक्ति या बाधाओं से मुक्ति संभव नहीं है। वह वैश्विक जनोन्मुख मुक्तिवादी राजनीति की संभावना को खारिज करते हैं। कुछ आलोचकों ने फौकॉल्ट पर सत्ता की उनकी अवधारणा में निहित एक प्रकार के भाग्यवाद को अपनाने का आरोप लगाया। अभिजात वर्ग का विचार मूल रूप से 17वीं शताब्दी में उत्कृष्ट वस्तुओं को संदर्भित करता था। बाद में इसका अर्थ उच्च रैंकिंग वाले व्यक्तियों जैसे सामाजिक समूहों को शामिल करने के लिए विस्तारित हुआ। इस शब्द ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में समाजशास्त्रीय लेखन में लोकप्रियता हासिल की, विशेष रूप से 1930 के दशक में विल्फ्रेडो पेरेटो के कार्यों के माध्यम से। पेरेटो 1935 ने अभिजात वर्ग की अवधारणा को उच्चतम सूचकांक वाले लोगों के एक वर्ग के रूप में समझाया जो क्षमता का संकेत देता है। उदाहरण के लिए, एक सफल वकील का सूचकांक उच्चतम होता है, जबकि बिना ग्राहकों वाले व्यक्ति का अपने क्षेत्र में सबसे कम सूचकांक होता है। पेरेटो के अनुसार अभिजात वर्ग में वे लोग शामिल हैं जो सफल हुए हैं और अपने साथियों और जनता द्वारा सर्वश्रेष्ठ के रूप में पहचाने जाते हैं। जब पेरेटो ने अभिजात वर्ग के बारे में बात की तो उनका विशेष रूप से मतलब उन लोगों से था जो प्रशासन या सरकार में राजनीतिक भूमिका निभाते हैं और जो शासन तंत्र को प्रभावित करते हैं, भले ही वे अधिकारी या मंत्री न हों। दो मुख्य श्रेणियां हैं, गैरअभिजात वर्ग, जिनकी सरकार में भूमिका हो भी सकती है और नहीं भी, और अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग को आगे दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, शासक अभिजात वर्ग, जिसमें सरकार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका वाले लोग शामिल होते हैं, और गैरशासकीय अभिजात वर्ग, जिसमें बाकी अभिजात वर्ग शामिल होते हैं जिनकी सरकार में कोई भूमिका नहीं होती है। सरकार। पेरेटो ने तर्क दिया कि जो व्यक्ति धन के लिए समाज में एक विशिष्ट रैंक रखते हैं, वे संगीत प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और राजनीतिक प्रभाव जैसे अन्य पहलुओं में भी समान स्थान रखते हैं। इसका तात्पर्य यह है
कि सबसे धनी लोग अभिजात वर्ग का हिस्सा है। बाद में पेरेटो ने शासक अभिजात वर्ग और जनता पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि पेरेटो ने अभिजात वर्ग में गतिशीलता को स्वीकार किया, जिसका अर्थ है कि यह एक निश्चित श्रेणी नहीं है बल्कि इसमें अभिजात वर्ग का संचलन शामिल है। यह परिसंचरण तब होता है जब व्यक्ति अभिजात वर्ग और गैरअभिजात वर्ग समूहों के बीच स्थानांतरित होते हैं, या जब एक अभिजात वर्ग को दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। पेरेटो के काम में दोनों विचार शामिल हैं, लेकिन वह दोनों समूहों के बीच व्यक्तियों के आंदोलन पर जोर देते हैं। अभिजात वर्ग के पतन और नवीकरण पर चर्चा करते हुए पेरेटो ने कहा कि निम्न वर्गों से उभरने वाले परिवारों के साथ शासक वर्ग मात्रा और गुणवत्ता दोनों में फिर से भर जाता है। उन्होंने सीमित प्रसार के संभावित नकारात्मक पहलू का भी उल्लेख किया है, जिससे शक्तिशाली वर्गों में पतित तत्व और गैरअभिजात वर्ग में श्रेष्ठ तत्व पैदा होंगे। यह असंतुलन सामाजिक संतुलन को नाजुक बना देता है, यहाँ तक कि हल्के झटके से भी व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। एक नया अभिजात वर्ग विजय या क्रांति के बाद संतुलन स्थापित कर सकता है। पेरेटो का यह भी सुझाव है कि कथित खतरों को बेअसर करने के लिए अभिजात वर्ग में निम्न वर्ग के व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है। एक बार शामिल होने के बाद ये व्यक्ति स्थापित अभिजात वर्ग के दृष्टिकोण और हितों को अपनाते हैं। पेरेटो की छात्रा मैरी कोलाबिंस्का ने शासक अभिजात वर्ग के भीतर और अभिजात वर्ग और बाकी आबादी के बीच दो प्रकार के संचलन की पहचान की। पहला प्रकार अभिजात वर्ग की विभिन्न श्रेणियों के बीच होता है, जबकि दूसरे में निचले तबके के व्यक्ति मौजूदा अभिजात वर्ग में प्रवेश करते हैं या नए अभिजात वर्ग समूह बनाते हैं जो सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं। कोलाबिंस्का ने 11वीं से 18वीं शताब्दी तक फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग के प्रसार का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया। बॉटोमोर 1964 से संदर्भित। गेटानो मोस्का अभिजात वर्ग और जनता के बीच अंतर करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने बताया कि सभी समाजों में दो वर्ग होते हैं, एक जो शासन करते हैं और दूसरा जो शासित होते हैं। शासक वर्ग सभी राजनीतिक कार्य करता है, सत्ता पर एकाधिकार रखता है और संबंधित लाभों और विशेषाधिकारों का आनंद लेता है। शासित वर्ग संख्यात्मक संरचना में बड़ा, शासक वर्ग द्वारा कानूनी, कभी-कभी मनमाने और हिंसक तरीकों से शासित और नियंत्रित किया जाता है। पेरेटो के समान मोस्का का संबंध राजनीतिक शक्ति वाले लोगों के समूह के रूप में अभिजात वर्ग से था। मोस्का ने एक सामाजिक संरचना का वर्णन किया है जिसमें 3 परतें शामिल हैं: अभिजात वर्ग, जनता और उपअभिजात वर्ग। उपअभिजात वर्ग, जो सिविल सेवकों, प्रबंधकों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, विद्वानों और बुद्धिजीवियों जैसे व्यक्तियों से बना है, अभिजात वर्ग और जनता के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। यह समूह अभिजात्य वर्ग को नए सदस्य प्रदान करता है और समाज पर शासन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोस्का ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता इस उपअभिजात वर्ग की नैतिकता, बुद्धिमत्ता और गतिविधि स्तर पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त मोस्का ने समाज के भीतर तकनीकी या आर्थिक हितों जैसे नए हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली सामाजिक ताकतों के उदय के लिए एक नए अभिजात वर्ग के उद्भव को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए सी राइट मिल्स ने सत्ता अभिजात वर्ग की अवधारणा पेश की, जिसमें शीर्ष सरकारी अधिकारियों, सैन्य अधिकारियों और निगम निदेशकों से युक्त एक एकीकृत समूह का सुझाव दिया गया। यह अभिजात वर्ग निर्णयों और नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। दूसरी ओर डेविड रिजमैन ने वीटो समूहों की अवधारणा का प्रस्ताव रखा, जो विविध हित समूह है जो उनके हितों को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों को अवरुद्ध करके अपने संबंधित डोमेन की रक्षा करने पर केंद्रित है। इनमें से प्रत्येक समूह समाज के भीतर शक्ति संतुलन में योगदान देता है। कोर्नहॉसर 1966
ने अमेरिका में शक्ति के संबंध में मिल्स और रीसमैन की तुलना 5 आयामों से की है। शक्ति की संरचना। मिल्स अमेरिका में शक्ति के 3 स्तरीय पिरामिड का सुझाव देते हैं। शीर्ष परत शक्ति अभिजात वर्ग है, मध्य परत में विभिन्न हित समूह शामिल है और निचली परत जन समाज है। हालांकि रीसमैन एक शक्ति अभिजात वर्ग को पहचाने बिना 2 परत पिरामिड का प्रस्ताव करता है। ऊपरी परत में वीटो समूह होते हैं, जो हित समूहों की परस्पर क्रिया के माध्यम से एक अनाकार शक्ति संरचना बनाते हैं। निचली परत में अपेक्षाकृत असंगठित जनता शामिल है, जो अपने दावे वाले क्षेत्राधिकार पर अतिक्रमण के खिलाफ हित समूहों के साथ सहयोग करती है। 2. विद्युत संरचना में परिवर्तन। मिल्स अमेरिकी इतिहास में शक्ति की बढ़ती एकाग्रता और शक्ति अभिजात वर्ग के उदय पर जोर देते हैं। इसके विपरीत रीसमैन विभिन्न संगठित हितों के बीच शक्ति को वितरित करने की प्रवृत्ति के साथ शक्ति के बढ़ते फैलाव पर ध्यान केंद्रित करता है। 3. विद्युत संरचना का संचालन। मिल्स का तर्क है कि सत्ता अभिजात वर्ग महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीतियों को निर्देशित करता है, विशेष रूप से विदेशी मामलों में समाज के निचले तबके को प्रभावित करता है। हालांकि रीसमैन ने मिल्स के दावे का खंडन करते हुए कहा कि नीति निर्धारण मौजूदा मुद्दे पर निर्भर करता है। वीटो समूह कई मुद्दों पर निष्क्रिय है और विभिन्न नीति क्षेत्रों के लिए विविध शक्ति संरचनाओं का सुझाव देते हुए अपनी चिंताओं या हितों के आधार पर शामिल हो जाते हैं। 4. शक्ति संरचना की नींव, जिसमें सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक शक्ति के वर्तमान वितरण को कैसे प्रभावित करते हैं और बनाए रखते हैं। यह समझ में आता है कि शक्ति उन लोगों के बीच विभाजित है जो समान हितों को साझा करते हैं। मिल्स के अनुसार शक्ति अभिजात वर्ग में साझा हितों वाले व्यक्ति शामिल होते हैं, जबकि रीसमैन का सुझाव है कि वीटो समूहों के हितों में विविधता होती है। सत्ता संरचना के प्रभाव, जिसमें सत्ता का मौजूदा वितरण अमेरिकी समाज को कैसे प्रभावित करता है। मिल्स का तर्क है कि निगमों, सशस्त्र बलों और सरकार की कार्यकारी शाखा जैसे प्रमुख संस्थानों के हित, जिनके नेता सत्ता बनाते हैं, वर्तमान सत्ता व्यवस्था में अभिजात वर्ग को काफी पसंद किया जाता है। कुछ लोगों के हाथों में सत्ता की एकाग्रता, साथ ही उस शक्ति का उपयोग करने के लिए हेरफेर से राजनीति में सार्वजनिक बहस में गिरावट आती है। सत्ता का संकेंद्रण सत्ता की वैधता में संबंधित बदलाव के बिना हुआ है, क्योंकि माना जाता है कि सत्ता जनता और उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों की है, लेकिन वास्तव में यह प्रमुख नौकरशाही को निर्देशित करने वालों के पास है। परिणामस्वरूप शक्तिशाली व्यक्तियों को उनकी शक्ति के लिए जिम्मेदार या जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है। और यदि सत्ता एक छोटे से गैर जिम्मेदार समूह में केंद्रित है और राजनीति में अब वास्तविक सार्वजनिक बहस शामिल नहीं है, तो लोकतांत्रिक संस्थाएं गंभीर रूप से कमजोर हो जाएंगी। इसके विपरीत रीसमैन का तर्क है कि किसी भी एक समूह या वर्ग को दूसरों से अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। कई लोगों के लिए राजनीति के अर्थ में गिरावट मुख्य रूप से वीटो समूहों के उदय के कारण नहीं है। सत्ता की वास्तविकताओं और सत्ता की धारणाओं के बीच अंतर बढ़ रहा है। सत्ता आम धारणा से अधिक व्यापक रूप से फैली हुई है और अमेरिका में यह स्थितिजन्य और परिवर्तनशील है, एक अनाकार प्रकृति ले रही है, जिससे प्रभावी नेतृत्व में गिरावट आ रही है। 8.6 स्थानीय समुदायों में शक्ति। सामुदायिक शक्ति का मुख्य ध्यान उन निर्णयों के इर्द-गिर्द घूमता है जो उस समुदाय के लोगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। मुख्य प्रश्न यह निर्धारित करना है कि समुदाय में कई व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण मामलों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है। प्राथमिक चिंता यह तय करने की क्षमता और या अभ्यास में निहित है कि समुदाय के भीतर उसके लिए और समुदाय द्वारा क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। स्पिनराड 1965, पुनर्मुद्रित 1966।
बॉक्स 8.2 में निर्णय लेने की प्रेरणा का पता लगाया गया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि अपेक्षाकृत विविध अमेरिकी समुदाय में निर्णय लेने की शक्ति स्वचालित रूप से एक विशिष्ट पदानुक्रमित भूमिका से बंधी नहीं है। साहित्य सुझाव देता है कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने की प्रेरणा इस बात पर निर्भर करती है कि कोई निर्णय समूह या व्यक्ति के लिए किस हद तक प्रासंगिक है। स्पिनराड 1965। डेल्बर्ट मिलर और रॉबर्ट डाहल, दो विद्वान जिन्होंने सामुदायिक शक्ति को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनकी चर्चा 1961 में डी एंटोनियो और जे एरलिच ने की थी। उनके अध्ययन और शोध ने एक बहस छेड़ दी है जो इस मूल प्रश्न पर केंद्रित है कि सत्ता किसके पास है। स्थानीय समुदायों में मिलर का तर्क है कि स्थानीय समुदायों में निर्णय व्यापारिक अभिजात वर्ग द्वारा किए जाते हैं, जबकि डाहल का तर्क है कि शक्ति संरचना अखंड के बजाय बहुलवादी है। इन दोनों परिप्रेक्ष्यों की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर अब और अधिक विस्तार से चर्चा की जाएगी। डेल्बर्ट मिलर ने विभिन्न संगठनों के प्रभावशाली व्यक्तियों की पहचान करने में मदद के लिए जानकार समुदाय के सदस्यों को चुना। इन मुखबिरों ने ऐसे लोगों को चुना जिनके बारे में उनका मानना था कि वे कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं। इसके बाद मिलर ने चयनित लोगों का साक्षात्कार लिया और पूछा कि काम पूरा करने के लिए वे किससे मदद लेंगे। इस पद्धति को प्रतिष्ठित तकनीक के रूप में जाना जाता है। मिलर ने पाया कि अधिकांश मुखबिरों ने व्यवसायियों को प्रभावशाली के रूप में पहचाना, विशेष रूप से स्थानीय नीति को आकार देने में, जहां निर्वाचित अधिकारी अक्सर व्यवसाय, कानून और राजनीति से आते हैं। पैसिफिक सिटी में मिलर ने इस पैटर्न को देखा। हालांकि इंग्लिश सिटी के एक अध्ययन ने मिलर को सुझाव दिया कि उनके निष्कर्षों के विपरीत शिक्षा, धर्म, कल्याण और स्थिति समूहों के श्रमिक और नेता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिलर ने निष्कर्ष निकाला कि अमेरिकी समुदायों में शक्ति की गतिशीलता अलग-अलग होती है। रॉबर्ट डाहल ने एक अलग पद्धति का उपयोग करके न्यू हेवन का अध्ययन किया। उन्होंने घटना विश्लेषण का उपयोग करते हुए विशिष्ट स्थितियों में विशिष्ट निर्णयों पर ध्यान केंद्रित किया। डाहल ने मिलर से असहमति जताते हुए कहा कि निर्णय लेने में व्यवसायियों की भूमिका छोटी थी। उन्होंने तर्क दिया कि व्यवसायियों के पास महत्वपूर्ण संसाधन होने के बावजूद उन्हें उन बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है जो उनके प्रभाव को सीमित करती है। डाहल ने प्रस्तावित किया कि केवल एक ही नहीं बल्कि कई शक्ति केंद्र मौजूद हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण सामुदायिक निर्णयों को तेजी से शुरू करने और व्यवस्थित करने के लिए महापौरों और उनके कर्मचारियों पर प्रकाश डाला। मिलर का सुझाव है कि राजनीतिक नेता अनिश्चित होते हैं और अक्सर दूसरों के संकेतों पर भरोसा करते हैं, जबकि व्यवसायियों की छवि स्पष्ट होती है और वे अधिक आत्मविश्वास से कार्य करते हैं। स्पिनार्ड 1965, आरपीटी 1966। मिलर और डाहल के अलावा एडवर्ड बानफील्ड 1961 ने शिकागो में 6 विशिष्ट सामुदायिक समस्याओं की जांच करके सामुदायिक शक्ति के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हालांकि शीर्ष पदों पर मौजूद शिकागो के व्यवसायियों के पास पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एकता और साझा हितों की कमी के कारण वे महत्वपूर्ण सामुदायिक निर्णयों पर हावी नहीं होते हैं। हस्तक्षेप की लागत एक और निवारक है। व्यवसायी तब तक संतुष्ट दिखते हैं जब तक उनके निहित स्वार्थों को खतरा न हो। हालांकि यदि व्यक्तिगत हित खतरे में है, तो वे अत्यधिक शामिल हो जाते हैं और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। बानफील्ड डाहल के साथ जुड़ते हैं, यह दावा करते हुए कि शिकागो में प्रमुख निर्णय बड़े संगठन प्रबंधकों, कुछ नागरिक नेताओं और निर्वाचित अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं। बैनफील्ड राजनीतिक नेताओं को पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने पर संभावित रूप से शक्तिशाली मानता है, लेकिन राष्ट्रीय सरकार,
व्यापारियों और अन्य प्रभावशाली सामुदायिक तत्वों सहित अन्य शक्ति समूहों के साथ संबंधित लागतों और संघर्षों पर भी ध्यान देता है। नतीजतन राजनीतिक नेता सतर्क हैं, मुद्दों को संबोधित करने में धीमे हैं और अक्सर समझौता चाहते हैं। स्पिनराड 1965, आरपीटी 1966। 8.7 निष्कर्ष। शक्ति की अवधारणा, जो आमतौर पर दैनिक भाषा में उपयोग की जाती है, के कई आयाम हैं और यह विभिन्न तरीकों से संचालित होती है। समाजशास्त्री सत्ता को दमनकारी और सक्षम बनाने वाले प्रभुत्व के रूप में देखते हैं। जैसा कि देखा गया है, सत्ता अभिजात वर्ग और स्थानीय समुदाय दोनों के पास रहती है। शक्ति अपनी प्रकृति में गतिशील सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करती है, जिससे यह समाजशास्त्रियों के लिए केंद्र बिंदु बन जाती है।